तो क्लास आज मॉडर्न इंडिया की क्लास काफी दिनों बाद हो रही है। ओके, अब तक पॉलिटी की क्लास चल पा रही थी। मॉडर्न इंडिया की क्लास में ये लास्ट टॉपिक है आपके सेकेंड चैप्टर का। इसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर इस टॉपिक के बाद खत्म। इसके बाद विल स्टार्ट विद रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, लास्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है, मतलब इट विल टेक आई थिंक एटलीस्ट आज के और कल का 2 और 3 अगले, मतलब पूरा कल अगले का वीक का पूरा 3 लेक्चर लेगा। तो 5 लेक्चर्स में आपका ये कंप्लीट होगा लास्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। तो आज हम ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्कस करेंगे। ओके, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हाईलाइट होता है, दैट इज द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ओके, रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के जो रेवेन्यू पॉलिसीज थे वो क्लास 3 रेवेन्यू पॉलिसीज थे। फर्स्ट वाज परमानेंट सेटलमेंट, द सेकंड वाज रैयतवाड़ी सिस्टम, एंड द थर्ड वाज महलवाड़ी सिस्टम। ईसीएस लेवल का क्वेश्चन, ईसीएस लेवल का क्वेश्चन है। इन तीनों सिस्टम में भारत के सबसे बड़े एरिया में कौन सा सिस्टम था? रैयतवाड़ी सिस्टम। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी। सबसे छोटा एरिया में परमानेंट सेटलमेंट। ओके फिलहाल ये ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो सिस्टम इवॉल्व हुआ। ओके, और वो सिस्टम के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। अब जैसे व्हाई परमानेंट सेटलमेंट, व्हाई they opted for रैयतवाड़ी settlement, why not permanent settlement? Okay, and why they have opted for महलवाड़ी settlement? क्यों इसका कि जैसे अगर परमानेंट सेटलमेंट देखा जाए तो परमानेंट सेटलमेंट मोस्टली आपके बंगाल के एरिया में था। ओके, थोड़ा बहुत वाराणसी का भी एरिया था, थोड़ा सीपी मध्य प्रदेश का भी एरिया था, बट मोस्टली आपके बंगाल के एरिया में। ओके, रैयतवाड़ी सेटलमेंट मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। महलवाड़ी सिस्टम मोस्टली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ओके, सो हम आज सबसे पहले रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे, और रेवेन्यू सिस्टम के बाद कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, उसका इंपैक्ट क्या रहा, और लास्ट टॉपिक होगा इस एरिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस थिंग, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी का जो कॉन्सेप्ट था, ओके, तो वो हम देखेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, तो इसमें पहले हम रेवेन्यू सिस्टम्स पढ़ेंगे। अब ब्रिटिश जब इंडिया में आए और उन्होंने रूल करना शुरू किया, तो जैसे कोई भी जो गवर्नमेंट है उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्लस रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो ब्रिटिश ने जो आपके सिस्टम लागू किया वॉरेन हेस्टिंग के समय में, वो ये था हाई बिडिंग सिस्टम। हर एरिया की बोली लगाई जाती थी। ओके, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये रहा था कि ब्रिटिश वर टोटली फॉरेनर्स। ब्रिटिश भारत में एक विदेशी बन के आए थे। दे वर टोटली अनअवेयर ऑफ इंडियाज ग्राउंड रियलिटीज।
कि इंडिया का ग्राउंड कैसा है, इंडिया का किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ की जमीन उपजाऊ है, कहाँ ज्यादा है, यहाँ कम। तो उन्होंने ये चीज इंडियंस पे ही छोड़ी कि तुम हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दो, हम रूलर हैं, तुम हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दो, ओके, और बदले में कुछ हिस्सा तुम अपना। इससे ब्रिटिशर्स को एक फायदा हुआ, उन्हें अपनी कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ी रेवेन्यू कलेक्ट कर अपनी। तो शुरुआत में जो सिस्टम लागू हुआ, इट वाज हाई बिडिंग सिस्टम। हाई बिडिंग सिस्टम में आपको एक दो बार समझा चुका हूं। जैसे सपोज देहरादून की बोली लग रही है उसी एरिया की, या आपके वेस्टर्न यूपी की बोली लग रही है एरिया की कि यहां से रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, ओके। तो वेस्टर्न यूपी में लोग बोली ज्यादा ज्यादा लगा देते थे। किसी ने बोला 10 लाख, किसी ने बोला 20 लाख, किसी ने बोला 50 लाख, एक ने बोला 1 करोड़। तो तुरंत ब्रिटिश ने कहा 1 करोड़ वाली बोली की हाईएस्ट है, इसको जिम्मेदारी है कि 1 करोड़ रुपया नॉर्थ वेस्ट यूपी से हमें कलेक्ट करके देगा। पर बोली लगाना और कलेक्ट करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब ब्रिटिश ने, अथॉरिटी ने 1 करोड़ रुपए तो अपने अकाउंट में लिख लिया, पर वो कलेक्ट कर पाया सिर्फ 40 लाख। तो ब्रिटिश को कितना घाटा हुआ? 60 लाख। ब्रिटिश ने अपने सारे बजट 1 करोड़ के हिसाब से बना रखे थे। तो ब्रिटिश एक परमानेंट इनकम चाहते थे ताकि वो अपना बजट को वर्कआउट कर सके, खर्चे को आपके उसके हिसाब से स्ट्रीमलाइन कर सके जिस हिसाब से उनका बजट है, इसलिए परमानेंट सेटलमेंट। समझ में आया क्लास? तो बजट को परमानेंट सेटलमेंट के पीछे क्या रीजन थे कि सपोज ये एरिया है, कोई एक एरिया है, ओके, इस एरिया पे इतने एरिया में आपके कमर्शियल क्रॉप्स नहीं सर, धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य, आपसे धैर्य अपेक्षित है, ओके। इस एरिया में, जो क्रॉस वाले एरिया में ही खेती हो रही है, क्रॉस वाले एरिया में, जो मैंने चेक वाले एरिया है, इसमें खेती हो रही है। ये जो एरिया है, बाकी जो एरिया है ये फैलो है, मतलब कुछ नहीं है। ये डॉटेड वाला एरिया है ये फैलो है, इसमें कुछ नहीं, ओके। तो इस एरिया में ये परमानेंट सेटलमेंट में क्लॉज था कि जो एक बार नप जाए लैंड रेवेन्यू उतना ही रहेगा। तो ये एरिया नप गया, लैंड 10/11 हिस्सा किसका जाएगा? जमींदारों ने क्या किया, लैंड रेवेन्यू को, लैंड के जो खेती वाला लैंड था उसको एक्सटेंड, मतलब जमींदारों ने ये एरिया भी आपके शामिल करना शुरू, ये एरिया भी शामिल करना यहां पर। इस एक्सटेंडेड एरिया से ब्रिटिश पैसा नहीं मांग सकते थे क्योंकि वो परमानेंट सेटलमेंट था। एक बार जो नापजोक हो गई वो नापजोक हो गई, वो 1947 तक चलता रहा। बंगाल में जो चला वो 1947 तक चलता रहा, अगर कुछ लोग कहते हैं 1948 तक चला है, ओके। ये अब इस जो प्लस वाले एरिया है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई हक नहीं है क्योंकि वो एक्सटेंडेड एरिया। नापजोक किसकी हुई थी? इस क्रॉस वाले एरिया, चेक वाले एरिया, ये परमानेंट है इस पे, तो जमींदार का ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई। फिर जमींदार, अब जमींदार ओनर हो गया लैंड का, फिर जमींदार किसानों को, जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर हुक्म चला, तुम्हारा घर मेरे जमीन पे है, क्योंकि मैं जमीन का मालिक हूं, तो मेरे को हाउस टैक्स दो। जो अलाउद्दीन खिलजी ने घराई चराई चला कर, मेरे को हाउस टैक्स दो। तुम मेरे कुएं से पानी लेते हो, कुएं का टैक्स दो। तुम्हारी भेड़ बकरियां गाय मेरी जमीन पे घास खा चरती हैं, इसका टैक्स। तुम मेरे पेड़ की छांव का इस्तेमाल करते हो, उसका टैक्स दो। यस मैम एंड सर, दिस इज ट्रू। छांव का टैक्स ले लेते जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम द पेजेंट्स। भाई एक मैंने कहा ना 1/11 में होता क्या? कुछ नहीं होता 1/11 में। इससे क्या हुआ, पीजेंट्स और गरीब पे गरीब होता गया उसके पास। और क्योंकि देखो अब यहां पे मैं थोड़ा सा और एक एरिया को लिंक कर दे रहा हूं। जब से ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने यहां भारत में फैक्ट्री का माल बनाना शुरू किया। फैक्ट्री के माल लाने शुरू करने से क्या हुआ, भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई।
खत्म हो गई। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई तो वहां से लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए कहाँ गए, एग्रीकल्चर में गए। तो अगर पीसेंट रिवोल्ट भी करता, जमींदार कहता जंग निकल जा, बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि हर किसी को तो भाई कुछ ना कुछ तो खाना था, खाने के लिए लोग तैयार थे, हम जमीन जोत देंगे हम आपको, बशर्ते 2 वक्त का खाना और एक सर छुपाने की जगह दे दो। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, आप समझ रहे हो ना क्लास, एक्सप्लॉयटेशन मतलब व्हेन यू रीड दिस तो आप समझ सकते हो कितना एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन रहा होगा यार, एक्सप्लॉयटेशन। ओके, और ये एक्सप्लॉयटेशन से अब इसका क्या हुआ, जमींदार बन गए प्रो लॉयल टू ब्रिटिश, प्रो लॉयल, प्रो टू ब्रिटिश, भाई उनका एग्जिस्टेंस ब्रिटिश की वजह से ही है। तो जितने भी आगे म्यूटिनी हुई, जमींदार ने ब्लाइंडली सपोर्ट किया अंग्रेजों का, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस ब्रिटिश से ही, और पेजेंट्स गरीब पे गरीब हो गए। okay? और यही चीज मतलब आगे हम एक सारे सिस्टम्स एक एक करके, अब मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं, एनालिसिस मतलब मेरिट्स। इसको परमानेंट सेटलमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया, मैं आपको 3 भागों में डिवाइड कराऊंगा, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली। मतलब पॉलिटिकली क्या दिया, इकोनॉमिकली क्या दिया, एक परमानेंट इनकम दे दी, भाई परमानेंट इनकम है तो वो अपना बजट बना सकते हैं। बिडिंग में क्या था, लोग ज्यादा बिडिंग तो लगा देते थे, पर यही नहीं श्योर था वो कितना कलेक्ट कर पाओगे, कलेक्ट नहीं कर पाते थे तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा होता, वो बजट ही नहीं बना पाते थे अपना। अब परमानेंट सेटलमेंट से क्या वो अपना बजट बना, और इसके साथ एक और चीज थी, मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा। देयर वाज ए सनसेट क्लॉज। जमींदार अगर एक पर्टिकुलर दिन, सपोज मतलब 5 तारीख हर महीने की, तो 5 तारीख हर महीने की 5 दिसंबर को जमींदार अगर रेंट नहीं जमा कर पाया, शाम तक, सनसेट तक नहीं जमा कर पाया, तो उसकी जमीन गई। फिर उस जमीन की नीलामी होगी, और नया जमींदार, इससे शुरू हुआ, मैं सारे एंगल पढ़ाऊंगा, इससे शुरू हुआ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ये और खतरनाक था। जो गांव का जमींदार था, सपोज उसने किसी कारण से अपनी जमीन खो दी, नहीं जमा कर पाया 5 तारीख को, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 5 तारीख मुझे नहीं मालूम किस तारीख को होता था, पर 1 तारीख सनसेट क्लॉज मतलब एक पर्टिकुलर डेट दे दिया जाए, इसके शाम तक आपको जमा कर देना। अगर शाम को आप नहीं जमा कर पाए, जमीन गई, जमीन की नीलामी हो गई। ओके, तो क्या होता है, शहर के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो नीलामी में शामिल होते थे, वो पैसा होता था, वो जमीन खरीद लेते थे। पर उन शहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो भी उद्योग वाले थे, या जो भी धनाढ्य लोग थे, जो रिच लोग थे, उनका गांव से कोई मतलब नहीं था। वो अपने बिहाफ पे मुनीम को नियुक्त कर देते थे, अपॉइंट कर देते थे, और वहां पे एक सीरीज चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता। मुनीम को सारा पैसा उस एब्सेंटी लैंडलॉर्ड को देना होता था, मुनीम सारा पैसा पीजेंट से कलेक्ट करता था, कई बार लाइन ऑफ चेन, और हर कोई, और सबसे नीचे पे कौन रहता था बेचारा, सब कोई इसी को चूस रहा था, सब कोई इसी को एक्सप्लॉइट कर। ये बेचारा तो बिल्कुल ही वाज नोबडी। इसको सिर्फ और सिर्फ एक, इसको अगर लॉइन क्लॉथ मिल जाए, लॉइन क्लॉथ समझते ना, लंगोट, वही काफी था। गांधी जी ने क्यों कपड़े छोड़े, तो उन्होंने कहा था हमारी जनता, आधे से ज्यादा जनता तो के पास कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पर अंग्रेजों ने छोड़ा ही नहीं था इस लायक। आज इंडिया बनी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट ब्रिटिश ब्लड इंडिया वाइट, उनके सिस्टम ने इंडिया को बिल्कुल खून चूस लिया। गांधी जी क्यों कोई कप सिर्फ, वो भी एक लॉइंस क्लॉथ पहनते थे, धोती पहनते थे, एक लंगोट पहनते थे, धोती भी नहीं लंगोट पहनते थे, उसे इंग्लिश में लॉइंस क्लॉथ कहा जाता है। तो उन्होंने रीजन क्यों क्या थे, हमारे हम, मैं क्यों कपड़ा पहनूं जब हमारी 80% जनता कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रिटिश ने हमें इस लायक छोड़ा ही नहीं था बच्चों। इतना मैं आपको कई बार बता रहा हूं, वो यहां से रेवेन्यू लेके कौन अमीर बन रहा था, इंग्लैंड। उनका मेन था भारत से ज्यादा रेवेन्यू, और इंग्लैंड में इस रेवेन्यू से कच्चा माल बनाओ, कच्चा माल वहां जाके तैयार माल बनेगा, और फिर तैयार माल को इंडिया में बेचो, सुपर प्रॉफिट, दोनों हाथ से पैसा कमाओ।
और आज हमको नसीहत देते हैं। तो वो बात अलग है कि अब हमारा ऋषि सुनक मतलब एक इंडियन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, बट मतलब दिस इज व्हाट द थिंग। आप पढ़ के देखोगे कि आप कहोगे यार ये एक्सप्लॉइटेशन, और अपने को जेंटलमैन कहते हो कि वी आर द मोस्ट जेंटलमैन। ओके, आपकी जेंटलमैननेस कहां गई? मतलब ये एक्सप्लॉइटेशन। रैयतवाड़ी में तो और खतरनाक था। रैयतवाड़ी में ये हिस्सा गायब था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डायरेक्टली इन कोरिलेशन विद रैयतवाड़ी, सीधे प्रजा के साथ। कई बार होता था जैसे लोकल जमींदार है, वो दया भाव खा गया, चल ठीक है, तेरा तेरा जो लगान है ना वो मैं कर्जे पे चढ़ा दे रहा हूं, तो ये लगान धीरे धीरे मेरे को वापस करते रहना। पर ब्रिटिश तो काइंड हार्ट नहीं थे ना, जमीन लगान तो देना पड़ेगा। वो कहता नहीं है बारिश या नो बारिश, ब्रिटिश राज लगान का डायलॉग है ना, वो उसका फेमस डायलॉग है, और जिसने हिस्ट्री पढ़ी है ना वो इस डायलॉग को तुरंत कोरिलेटेड है। लगान या बारिश या नो बारिश, ब्रिटिश राज हिंदुस्तान की बारिश से नहीं चलता, लगान जो है वो तो देना पड़ेगा। और यही रीजन है क्लास, आज भी भारत में एग्रीकल्चर पे कोई इनकम टैक्स नहीं। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स तो नहीं एग्रीकल्चर इनकम पर। हाँ, एक स्टेट ने लगाने की पहले सोची थी, वो कौन सा स्टेट था एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट को नहीं जानते, अभी पढ़ाया नहीं आपको फिस्कल पॉलिसी। बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट which tried to implement income tax on agriculture income, but later on it withdrew. Okay, आज एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं, इसका लोग खूब फायदा उठाते हैं। आपके घर में गार्डनिंग करते हैं, गोभी फूल गोभी उगा लेते हैं, और कहते हैं कि हम सालाना 50,000 रुपए मेरा एग्रीकल्चर से आ रहा है, 50,000 रुपए इनकम टैक्स देने को। ओके, तो दैट इज द थिंग। तो इतना इतना जबरदस्त एक्सप्लॉइटेशन। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं मेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। मेरिट समझ रहे हो? किसके लिए मेरिट? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मेरिट। पीजेंट्स के लिए, पीजान के लिए तो मेरिट था ही नहीं भैया, पीजान के लिए तो बहुत दुखदाई सिस्टम था। ओके, देखिए ओके, इवन देन एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो ब्रिटिश में कुछ लोग मतलब नॉलेजेबल थे, वो बात भी रेज करते थे। उन्होंने कहा ये कि हिस्ट्री बुक में एक लाइन दे रखी है कि नेक्स्ट टू वॉर, pestilence and famine, the worst thing a peasant can expect is absentee landlordism and permanent settlement. मतलब उन्होंने कहा था कि इस सेटलमेंट से पीजेंट का तबाह होना निश्चित है, और पीजेंट इस तरीके से तबाह होते थे। अभी फिलहाल मैंने डिसएडवांटेज में 2 ही पॉइंट लिखाए हैं, बाकी पॉइंट मैं कल लिखाऊंगा, कल मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। वी विल स्टार्ट विद रैयतवाड़ी सिस्टम। ये समझ में आया ना क्लास? परमानेंट सेटलमेंट समझ में आ गया ना, किस तरीके से 10/11, 1/11 किस तरीके से, और जो भी इंक्रीज होता था उस पर जमींदार का ही हक है, राज्य का कोई, ब्रिटिश का कोई हक नहीं। क्लियर है क्लास? कल इसके आगे चीजें, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर। मीनाक्षी आज आप बुक्स ले लीजिए।